नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल की क्लास में अपन स्टार्ट कर चुके हैं, राजस्थान ज्योग्राफी आपके सामने है। राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की पुस्तक, जिसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उन सब का अध्ययन करेंगे डिटेल से। और आपको पता ही है, राजस्थान का जो भूगोल है वो तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो और इसमें भी अपने प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कहीं ना कहीं घूम फिर के वही क्वेश्चन एग्जाम में पुनः हमें देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे और अगेन अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, चलिए अपना आज का पहला क्वेश्चन है। आंकल जैसलमेर की बात की गई है, जिससे संबंधित है वह है, ऑप्शन दे रखा है, कास्ट जीवाश्म उद्यान है, जस्ता खनन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, मैग्नीज खनन है। तो आंकल जैसलमेर की बात की गई है, तो हमें पता है आंकल जैसलमेर तो संबंधित है किससे, ये तो एक जीवाश्म उद्यान। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है कास्ट जीवाश्म उद्यान और राष्ट्रीय मरुउद्यान। तो चूंकि राष्ट्रीय मरुउद्यान भी जैसलमेर में स्थित है और राष्ट्रीय मरुउद्यान में ये आंकल क्षेत्र स्थित है, तो लेकिन हमें ये बताना है कि आंकल संबंधित किससे है। तो ये जीवाश्म से संबंधित है, कास्ट जीवाश्म से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, कास्ट जीवाश्म उद्यान। फिर टाइम पीरियड की बात करें, जीवाश्म उद्यान तो है ये, तो यहाँ कब तक के, किस कालक्रम के जीवाश्म पाए जाते हैं, तो यहाँ जुरासिक काल के, जुरासिक काल। और जुरासिक काल की बात करें तो ये हो जाता है लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करता है। ठीक है, फिर बात करें इसकी क्या विशेषता है इस जीवाश्म उद्यान की। इस जीवाश्म उद्यान जो पाए गए हैं, इसकी खास बात यह है कि ये भारत के प्राचीनतम जीवाश्म है। ठीक है, भारत के प्राचीनतम जीवाश्म है। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए, ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, ये सबको पता है जैसलमेर में आंकल में स्थित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जैसलमेर के दक्षिणी भाग में ये स्थित। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें इसके बारे में याद रखनी है। आंकल जैसलमेर का संबंध कास्ट जीवाश्म उद्यान से है, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में स्थित है। जुरासिक काल की 18 करोड़ वर्ष पूर्व की यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के प्राचीनतम जीवाश्म में जैसलमेर के दक्षिणी भाग में ये पाया जाता है। ठीक है, स्थित है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम सबसे पहले की जो पहले इंपॉर्टेंट बात है वो यही देखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सही कथन पूछा गया है या गलत के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए गलत कथन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान टेथिस महासागर का अवशेष है। तो चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई ये इससे संबंधित है, तो हमें पता है। थोड़ा सा देखिएगा, विस्तार से देख लेते हैं। जो पृथ्वी का संपूर्ण भूभाग था वो दो भागों में डिवाइड था, जिसमें से एक था आपका क्या, पेंजिया। पेंजिया किसको कहा जाता था, पेंजिया था 29%, और दूसरा जो पार्ट था वो था आपका पैंथालासा, और ये पैंथालासा था 71%। सबसे पहले हमें पेंजिया और पैंथालासा के बारे में जानना होगा। तो पेंजिया महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता था, वहीं महासागरों का जो संयुक्त रूप था उसको पैंथालासा कहा जाता था। कालांतर में क्या हुआ, जो आपका पेंजिया था ये दो भागों में डिवाइड हुआ। ठीक है, ये पेंजिया दो भागों में डिवाइड होता है, तो इसका जो उत्तरी भाग था वो क्या कहलाता है, उसका नाम था अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड था। और इसका जो दक्षिणी पार्ट था उसका नाम था आपका गॉडवाना लैंड। ठीक है,
तो ये दो पार्टों में विभाजित हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। बीच में एक भूसन्नति का निर्माण हुआ जिसको जाना जाता है टेथिस सागर के नाम, टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, जो पृथ्वी का संपूर्ण भाग है वो दो भागों में डिवाइड था, पेंजिया और पेंथलासा। पेंजिया महाद्वीपों के संयुक्त रूप को पेंजिया कहा जाता था, जिसका 29% भूभाग पर विस्तृत था। महासागरों के संयुक्त रूप को पेंथलासा कहा जाता था, जो 71% भूभाग पर विस्तृत था। आगे चल के कालांतर में पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। बीच में एक भूसन्नति का निर्माण हुआ, भूसन्नति मतलब एक छिछली भूमि, ठीक है, उसका नाम था टेथिस सागर। अब बात करते हैं यहां से राजस्थान की। तो राजस्थान में हमें पता है राजस्थान को की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो राजस्थान का संपूर्ण भूभाग है वो इस टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। अब कुछ भाग, कौन सा भाग टेथिस सागर से संबंधित है और कौन सा आपके गोंडवाना लैंड से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो आपके गोंडवाना लैंड से निर्माण होता है किसका, गोंडवाना लैंड से संबंधित है आपके अरावली और हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार और अरावली इस गोंडवाना लैंड से निर्मित हुए, जबकि टेथिस सागर से आपका मरुस्थल और नवीनतम पूर्वी मैदान, ठीक है। और हमें पता है राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, अरावली, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान और मरुस्थल, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल। तो यहां से आप देख लीजिए, और यहां से थोड़ी सी और देख लेते हैं क्या, कि जो आपका ये है अरावली है, ये क्या है, ये प्राचीनतम भूभाग है, और वहीं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये नवीनतम है, ठीक है। और इस पूर्वी मैदान का निर्माण तो होता रहता है, मतलब ये भी अभी भी प्रोग्रेस में है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो अवशेष हैं तलछट जमा किए जाते हैं, उनसे इस निर्माण इसका हुआ है। अब देखिए बात क्वेश्चन की क्या कहता है, कि पश्चिमी रेतीले मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। तो यहां से देख लीजिएगा, जो मरुस्थल है वो किसका है, टेथिस सागर का अवशेष है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट अपना राइट है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, बिल्कुल। अरावली का जो निर्माण था वो आपके किसमें हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका अरावली का निर्माण हुआ, और ये सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये बात भी सही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना भूमि का विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। अरावली और जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दोनों गोंडवाना लैंड के भूभाग हैं, गोंडवाना लैंड से इसका निर्माण हुआ है, ये भी सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है। तो हमने देखा सिंधु नदी का निर्माण, सॉरी, उत्तरी पूर्वी जो मैदान है उसका निर्माण किससे हुआ है, टेथिस सागर के अवशेष हैं ये, और टेथिस सागर के अवशेष हैं। वहीं बात करें जो उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण है वो सिंधु नदी के द्वारा नहीं हुआ है, ये तो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो अपना आंसर होगा, ये ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन अपने राइट आंसर थे, ठीक है। तो यहां से हमने ये क्वेश्चन के माध्यम से क्या देखा, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जाना, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से ये मरुस्थल, पूर्वी मैदान और अरावली हाड़ौती का पठार किस हिसाब से कौन से भाग के माने जाते हैं। गोंडवाना लैंड में देखा जाए तो अरावली और हाड़ौती का पठार आता है, वहीं टेथिस सागर में मरुस्थल और पूर्वी का मैदान सम्मिलित है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। चलिएगा आगे देखते हैं। लूनी बेसिन गौडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, लूनी बेसिन की बात की गई है और ये कह रहा है कि इसको गौडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हमने देखा मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने देखा मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको डिवाइड करने की जो बात थी वो थी आपका किसके द्वारा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको 2 भागों में डिवाइड करती थी।
ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क मरुस्थल की बात की थी तो अगेन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। मुक्त प्रदेश कितना था? मुक्त प्रदेश था 41.5%, वहीं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश था 58.50%। ठीक है, ये बात है। फिर हमने बालू के स्तूप युक्त प्रदेश में विभिन्न प्रकार के बालू के स्तूप के बारे में जाना, जैसे बरखान था, पैराबोलिक था, अनुप्रस्थ प्रकृति का बालू का स्तूप था, अनुदैर्घ्य था, शीफ था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात की थी बालू के स्तूप मुक्त प्रदेश की, मतलब जो पथरीला मरुस्थल है जिसको हमादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो पार्ट था अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो अर्धशुष्क मरुस्थल को अगेन अध्ययन की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया था। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल को चार भागों में डिवाइड किया गया था, और जिसमें से पहला भाग था आपका लोनी बेसिन, दूसरा था घग्गर बेसिन, तीसरा था आपकी नागौर की उच्च भूमि, और चौथा था आपका कौन सा? शेखावाटी अंतः प्रभा। ठीक है, इस तरह से इसको चार भागों में डिवाइड किया गया था। और अब बात कर रहे हैं हम लोनी बेसिन की। तो लोनी बेसिन को इन्होंने बताया गौडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो लोनी बेसिन का जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ पे है? आपके नागौर की बात, नागौर इसमें सम्मिलित है, नागौर, जोधपुर, पाली और आपका बाड़मेर और साथ में जालौर। ये क्या है? लोनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। और इस अपवाह क्षेत्र को, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये गौडवाड़ प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। इसका मतलब ये तो सही स्टेटमेंट है, लोनी बेसिन गौडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सही बात है। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? अगला स्टेटमेंट है गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में स्थित है। जब हम अरावली पर्वतमाला का अध्ययन करेंगे तो गिरवा के बारे में जानेंगे। गिरवा उदयपुर में पाई जाने वाली एक तस्त्रीनुमा पहाड़ियां हैं, तस्त्रीनुमा पहाड़ियां हैं। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनता है कि गिरवा पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर बेसिन में स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान में तस्त्रीनुमा पहाड़ियां कौन सी हैं? तो वो गिरवा की पहाड़ियां तस्त्रीनुमा है। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अगला है घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो हम देख पा रहे हैं घग्गर बेसिन अर्धशुष्क मरुस्थल का दूसरा पार्ट घग्गर बेसिन है, और ये घग्गर का जो मैदान है वो तो आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है, ना कि चूरू जिले में। तो ये अपना गलत है। और घग्गर के जो मैदान है उसका अपवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में नालिया पाट के मैदान से के नाम से जाना जाता है, और इसमें एक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसको काठी या बग्गी के नाम से भी जाना जाता है, काठी या बग्गी कहा जाता है। तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है घग्गर का मैदान राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका विस्तार है। गिरवा कहाँ पाई जाती है? उदयपुर बेसिन में पाई जाती है, तस्त्रीनुमा पहाड़ियां हैं। लूनी बेसिन को गौडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, तो आंसर देखिएगा 1 और 2, इसका मतलब बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा, दिख रहा है ना? दिख पा रहा है। चलिए क्वेश्चन है अपना, जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की सैलें हैं। जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहां से देखते हैं, ऑप्शन में दे रखा है मालानी आग्नेय, रायलो समूह, जोरासिक बालू का पत्थर और अजबगढ़ समूह। थोड़ी देर हमने पहले देखा था, एक क्वेश्चन आया था आंकल बोर्ड फॉसिल पार्क के बारे में पूछा गया था, जिसमें हमने बात की थी कि ये जोरासिक युग की बात है। तो इसका मतलब, और ऑप्शन में हमारे सामने दे रखा है जोरासिक बालू का पत्थर, इसका मतलब जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की जो झीलें हैं वो कौन सी हैं? वो जोरासिक बालू के पत्थर की पाई जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मालानी
आग्नेय चट्टान, तो जो मालानी आग्नेय चट्टान है वो आपके बाड़मेर और जालौर जिलों में विस्तृत हैं। वहीं रायलो, अजबगढ़ और आपकी अलवर समूह की जो चट्टानें हैं वो देहली महासमूह की चट्टानों में सम्मिलित है। ठीक है, यहां से ये रायलो, अजबगढ़ और अलवर ये सब अरावली पर्वतमाला से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, मालानी आग्नेय चट्टान है वो राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले में विस्तृत हैं। रायलो, अजबगढ़ और अलवर समूह की जो चट्टानें हैं वो देहली महासमूह से संबंधित है। बचा हुआ जुरासिक बालू का पत्थर है तो वो जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की सैलें हैं, चट्टानें हैं। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। अगेन बात रखना है, सही या गलत कथन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे सही कथन के बारे में क्या है ऑप्शन, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। बात तो सही है। राजस्थान के हमें पता है, राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल का विस्तार 61.1% है और लगभग प्रदेश की 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। शुष्क मरुस्थलीय इसमें वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थल का विस्तार है और शुष्क बलुई मिट्टी इसमें पाई जाती है और लगभग राजस्थान के 12 जिले इसमें शुष्क मरुस्थल में स्थित है, जिसमें आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। बात तो सही है। ठीक है, चलो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है, आगे फिर भी क्वेश्चन को देखते हैं। थार का मरुस्थल, जिसको महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो थार का मरुस्थल महान भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% भूभाग गिरता है। नहीं, ये तो गलत बात है। ये लगभग कितना 61.1% भूभाग पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1,75,000 और 61.1% भूभाग पर यह स्थित है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान का मरुस्थल जो थार का मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी गलत है, ये तो भारत का सबसे बड़ा ही यही मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी गलत है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर में हम देखते हैं दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक होता है और वार्षिक तापांतर भाई इधर ही इन्हीं जिलों में होता है। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, सही बात है। ठीक है, देखिए अगला इसमें क्या कहता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ये बात इसकी गलत है। औसत तो जो वार्षिक वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं है, औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है, इसलिए ये यहाँ से गलत हो जाता है। ये बात तो इसकी सही है कि राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है, तो सही बात है। यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, ये भी सही है। जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम है, यहाँ से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है, ना कि 10 सेंटीमीटर। तो पहला ही ऑप्शन इन्होंने सही दे रखा था, सामान्य सा ऑप्शन था। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। इसका हमें क्षेत्रफल एरिया याद रखना होगा। क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 61.1% जिसका एरिया है, इतने भूभाग पर विस्तृत है। हमने ये भी देखा था कि जिसमें से 1,75,000 में से आपका जो शुष्क मरुस्थल है वो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर पे है और जो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर विस्तृत है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। देखते हैं, बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग और लाया की बात की गई है। तो हमें पता है
कुछ इसके नीचे का जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ से मिसिंग है, लेकिन हम डायरेक्ट बात करते हैं। बरखान क्या है, हमें पता है, बरखान तो बालू का स्तूप है। बरखान बालू का स्तूप की बात की थी। बरखान कैसा एक प्रकार के बालू का स्तूप है, ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। इसकी मेन विशेषता ये है, ये अर्धचंद्राकार होता है और इसकी कुछ शेप इस तरह से होती है, ठीक है, यूं करके ऐसे, इस तरह से इसकी अर्धचंद्राकार शेप होती है, ठीक है। और बात करें, ये सबसे गतिशील बालू का स्तूप है और मरुस्थल को सबसे ज्यादा बढ़ावा इससे मिलता है बरखान से, ठीक। कहाँ पाया जाता है, शेखावाटी में, भालेरी, चूरू में सर्वाधिक ये पाया जाता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये बरखान तो क्या है, बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला की बात की, जलपट्टी या लाठी श्रृंखला की बात की थी हमने कल। सरस्वती नदी के जो भूगर्भिक जलीय अवशेष हैं उनको लाठी श्रृंखला या जलपट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण के बीच इसका विस्तार था। कितने किलोमीटर में, 60 किलोमीटर में विस्तृत था। जिसका दूसरा जो भूगर्भिक अवशेष हैं सरस्वती नदी के, वो कहाँ मिले थे, बायतू बाड़मेर में इसका दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष मिले हैं। और बात की हमने इस लाठी श्रृंखला में जो हार का गढ़ा है, चांदन नलकूप, वो पाया जाता है। वहीं इस क्षेत्र में शेवन घास पाई जाती है, शेवड़ घास, जिसको गौड़ावन की शरण स्थली कहा जाता है, ठीक है। फिर बात कीजिए लाठी श्रृंखला, यहां से देख लीजिए क्या है, लाठी श्रृंखला एक भूगर्भिक जल पट्टी है। इंसेलबर्ग की बात करें तो इंसेलबर्ग किसको कहा जाता है, इंसेलबर्ग की संख्या दी गई है आबू पर्वत खंड को। जब हम अरावली पढ़ेंगे, अरावली में पाए जाने वाले प्रमुख पठारों की चर्चा करेंगे, तो यहाँ से हम बात करेंगे आबू पर्वत खंड की, जो कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पठार है, आबू पर्वत खंड, जिसको इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। और इंसेलबर्ग का मतलब क्या है ये भी हम जान लेते हैं। इंसेलबर्ग का मतलब है कि जो आबू पर्वत है, इसकी जो ढाल है वो उत्तल ढाल है, ठीक है। कैसी है, उत्तल ढाल। इस उत्तल ढाल होने के कारण इसको इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। प्लाया की बात की, प्लाया है शुष्क झीलें हैं। हमने देखा था जैसलमेर में जो मानसून के दौरान अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, उनको प्लाया के नाम से जाना जाता है। खड़ीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ कृषि की शुरुआत की गई थी, जो कि रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बात और याद की थी हमने कि जो प्लाया है, झीलें हैं, वो जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और जबकि जो आंकलबोर्ड फॉसिल पार्क था वो जैसलमेर के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। तो सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बरखान क्या है, बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जल पट्टी है। इंसेलबर्ग आबू पर्वतखंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्तल ढाल है। प्लाया शुष्क झीलें हैं, जो मानसून के दौरान अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, उसको प्लाया या खडीन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये अपने को सुमेलित करना था। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है। तो हमें पता है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश कितना है, क्षेत्रफल देखा था 61.1% जो भूभाग है वो मरुस्थल से के अंतर्गत आता है। और जिसका क्षेत्रफल हमने देखा था मरुस्थल का 1,75,000 कितना वर्ग किमी, ठीक है। और लगभग 40% इसमें जनसंख्या निवास करती है, और इसमें मरुस्थल के 12 जिले सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 61% इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में देखिए 41% है, जबकि हमने देखा था इस मरुस्थल का जो डिवाइड किया गया था वो 41.5% था, जो कि बालू के का स्तूप कितना था, मुक्त प्रदेश था, ठीक है। वो 41.5% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र था, जबकि मरुस्थल का विस्तार कितने में है, 61.1% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। तो चलिए सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है। परिगणितीय, कंफ्यूजन नहीं होना है इन वर्डों से।
हमें सीधा पूछा गया है राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, जब हमने बात की 61.1% भूभाग पर विस्तृत है। और हमने ये भी बात की थी भाई 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। अब आप देखिए 1,75,000 के नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा मिलता है आपको, ये मिलता है 179,250 किमी। ये इन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की, क्योंकि कल हमने देखा था जो थार का मरुस्थल है वो कितना है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग किमी क्षेत्र में, ये वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर विस्तार में आपके थार का मरुस्थल विस्तृत है, जिसमें से 85% इंडिया में पाया जाता है, 15% है वो आपके पाकिस्तान में विस्तृत है। तो यहां से हमने वे देखेंगे कि इस 2,38,254 में से 61.1% राजस्थान में स्थित है, क्योंकि इसके अलावा ये तो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान भारत के 4 राज्यों में विस्तृत है। ये तो कौन कौन से, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। और इसमें से आपकी राजस्थान में कितना है 61.1%, जो एग्जैक्ट कितना होता है 179,250 किलोमीटर में इसका विस्तार है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। इस तरह की जो वर्ड हैं इनसे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने एक बात देखी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कभी क्षेत्रफल पूछ रहा है, कभी परसेंटेज में पूछ रहा है, कभी कुछ, बार बार वही क्वेश्चन है, भाषा का परिवर्तन किया गया है, ठीक है। चलिएगा, राजस्थान में घास मैदान और चारागाह कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है चारागाह और घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो अर्धशुष्क मैदान, अर्धशुष्क जब मरुस्थल की बात की थी तो उसमें हमने देखा था लोनी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी, अंतःप्रभा और नागौरी उच्च भूमि। तो हम वहां जब अध्ययन करेंगे अपने शेखावाटी उच्च भूमि, शेखावाटी की अंतःप्रभा क्षेत्र का, शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र का, तब हम देखेंगे कुछ विशेषताएं जिसमें जोहड़ पाए जाते हैं। शेखावाटी अंतःप्रभा जैसे ऑप्शन में दे रखा है जोहड़, तो यहाँ पाए जाने वाले ये कच्चे कुओं को कहा जाता है, जोहड़ के नाम से जाना जाता है कच्चे कुओं को। और बीहड़ की बात करें, बीहड़ की बात करेंगे, हाड़ौती का पठार का अध्ययन करेंगे, तब हम देखेंगे चंबल नदी का जो क्षेत्र है, जो उत्खात भूमि है, बेडलैंड टोपोग्राफी, उसको बीहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र में जो घास के मैदान और चारागाह पाए जाते हैं उनको बीड़ कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक इनका जो विस्तार है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में ये पाए जाते हैं। तो राजस्थान में घास मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं, भीड़ कहलाते हैं, सर्वाधिक झुंझुनू में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये झुंझुनू की बजाय क्वेश्चन में दे दे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, शेखावाटी अंतःप्रभा में ये पाए जाते हैं। जोहड़ क्या है, जोहड़ कच्चे कुओं को कहा जाता है। और ये आपके बीहड़ है तो बेडलैंड टोपोग्राफी, जो कि चंबल नदी का क्षेत्र है, डांग क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो आंसर है वो अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है, हमने देखा था अभी बीड़ चारागाह भूमि को कहा जाता है, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। हमें देखना होगा थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। तो राजस्थान की जब सामान्यतः बात करेंगे, सामान्यतः बात करते हैं, जो आपके पूर्व से पश्चिम है ये जो ऊंचाई है, और पूर्व से जो पश्चिम ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है, वो लगभग है आपके 300 मीटर, ठीक है। वहीं उत्तर से जो दक्षिण है उसकी ऊंचाई सामान्यतः इसकी तुलना में कम है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण है वो कम है, और दक्षिण में सबसे कम है, दक्षिण में सबसे कम है, और वो कितना है 150 मीटर है। समुद्र तल से जो ऊंचाई है दक्षिण में सबसे कम है, जो कि 150 मीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम में अपन जाएंगे तो वो अधिक है, और वो लगभग उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कितना बैठ जाता है, ये
300 मीटर बैठता है समुद्र तल से ऊंचाई। अगर उत्तरी पूर्वी, अगर सेपरेट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पूछा जाएगा। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? देखो ऑप्शन में भी दे रखा है, उत्तरी पूर्वी जो भाग है वो सर्वाधिक ऊंचाई है समुद्र तल से, जो कितना है 300 मीटर, और वहीं आपका जो दक्षिणी भाग है वो केवल 150 मीटर ऊंचाई। अगर अगली बार हो सकता है ये भी पूछ ले, अभी तो डायरेक्ट पूछा है निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई, तो हम बता देंगे दक्षिण में सबसे कम है 150 मीटर। क्वेश्चन को दोबारा घुमा के भी पूछा जा सकता है, पूर्वी से जो पश्चिम है, उत्तरी पूर्वी जो भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए 300 मीटर है, जबकि दक्षिणी भाग की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है 150 मीटर है। ठीक है, चलिएगा, तो आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। सबसे कम की बात की, सबसे अधिक की बात करेगा तो हमारा आंसर होगा उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, चलिए, थार मरुस्थल के किस नाम से भी जाना जाता है, तो हमने अभी देखा था थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है, तो सबसे ज्यादा जो व्यर्थ भूमि है वो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार मरुस्थल से संबंधित नहीं है। थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में बात की गई है। देखिएगा, यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अध्ययन की दृष्टि से भी अपन बात कर रहे हैं। मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड किया है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल, तो जलवायु भी उसी तरह से पाई जाएगी, शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क। सही बात है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। सही बात है, ये भी सही बात है। ये अपन बात कर ही चुके हैं कि यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। सही बात है, बालू के स्तूप पाए जाते हैं। कुछ भूभाग है जहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, कुछ भूभाग है जहाँ बालू के स्तूप नहीं पाए जाते। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ तो कैसे पाए जाते हैं, कंटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका विस्तार कितना है, लगभग 6% भूभाग पर ये वन पाए जाते हैं। कटीले वन का जो भूभाग है वो 6% भूभाग पर विस्तृत है। सामान्य सा क्वेश्चन था, कोई बहुत गहन बात थी नहीं। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल क्लियर दे रखा है। सदाबहार वन ये तो नहीं पाए जाते। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो भी लगभग 1% भूभाग पर पाए जाते हैं। आबू एंसिस जामुन और जो आपका बांस है वो इसमें प्रमुखता से पाई जाने वाली वनस्पति है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीयकरण से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो हमें पता है राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो इससे प्रभावित है। मरुस्थल राजस्थान का पश्चिमी इससे प्रभावित है, और लगभग इसमें राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें प्रमुखता से आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और ये वाला संपूर्ण रीजन इसमें है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित में से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। जब हमने राजस्थान प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में देखा था कि राजस्थान में जो चार जो भौतिक प्रदेश हैं वो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष हैं। टेथिस सागर के भूभाग हैं कौन कौन से, मरुस्थल और जो पूर्वी मैदान है वो टेथिस सागर के भाग थे। वहीं अरावली और हाड़ौती का पठार गोंडवाना प्रदेश के नाम से गोंडवाड़ा गोंडवाना लैंड के भूभाग थे। तो इसका भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में बात करें तो ये किसके भूभाग हैं, तो ये जो उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है, और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग माने जाते हैं।
जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है और उत्तर के जो विशाल मैदान है इनसे निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो वहीं बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान से कौन निर्मित होगा, तो विशाल मैदान से मरुस्थल और आपका पूर्वी जो मैदान है उनका निर्माण होगा। वहीं प्रायद्वीपीय पठार से अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार इससे निर्मित हुए। तो ऑप्शन ए दे रखा है, उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दे रखा है, ये गलत है। उत्तरी बृहद मैदान तो ठीक है। तटीय मैदान का भाग नहीं है, ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ सही दिया, प्रायद्वीपीय पठार सही दिया, उत्तर पर्वतीय प्रदेश इस तरह से गलत दिया है। ठीक है, तो राजस्थान संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित में से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो यहाँ हमें बताना होगा कि ये उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फिर भी पूछा जा सकता है दोबारा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण तथा नीचे दिए गए कूट व प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। ठीक है, देखते हैं सही कथन का चुनना है। राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीय मैदान का विस्तार है। हमने देखा था 61.1% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है, सही बात है। ठीक है, चलिएगा राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। हम देखते हैं अरावली का विस्तार 9% भूभाग पर है। चलो यहां तक की बात करते हैं। आगे देखिए राज्य के 23.3% भूभाग पर पूर्वी मैदान का भूभाग पर विस्तृत है। तो पूर्वी जो मैदान है वो हमने देखा भाई 23% भूभाग पर विस्तृत है। और राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। तो हमने ये भी देखा था और इसका तो हमें याद था, ये तो 6.89% भूभाग पर विस्तृत है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, हमें चारों का एग्जैक्ट जो डेटा है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो पश्चिमी रेतीले मैदान है मरुस्थल का विस्तार है वो यहाँ से आप याद कर लीजिए। मरुस्थल कितने प्रतिशत भूभाग पर है, 61.11% भूभाग पर है। ठीक है, दूसरा है अरावली। अरावली का विस्तार कितना है, 9.60% भूभाग पर अरावली विस्तृत है। पूर्वी मैदान की बात करेंगे, पूर्वी मैदान 23.3% भूभाग पर विस्तृत है। और हाड़ौती का पठार है वो 6.89% भूभाग पर स्थित है। और आज के बाद हम ये एग्जैक्ट डेटा याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मरुस्थल का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है, 61.11। वहीं अरावली 9.60% पर, पूर्वी मैदान 23.3 और हाड़ौती का पठार 6.89% भूभाग पर विस्तृत है। यहाँ इन्होंने ऑप्शन में जो दे रखा है ये वाला गलत है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। ये 6.37 नहीं है, 6.89% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बहुत क्लोज ऑप्शन देके पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है। तो राजस्थान में एक भूगर्भिक संरचना पाई जाती है जिसको बाप बोल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो है क्या है बाप बोल्डर्स, तो हिमानी के द्वारा जो जमा किए गए अवसाद हैं, कंकड़ पत्थर हैं, उनको बाप बोल्डर्स के नाम से जाना जाता है। और ये समय पूछा गया है किस युग की बात है, तो ये आपके परमो कार्बोनिफेरस काल की बात है। ठीक है, इस युग की बात है, बाप बोल्डर्स परमो कार्बोनिफेरस की बात है, इस युग की बात है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जोधपुर के समीप है बाप, बाप जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र में ये विस्तृत है। तो बाप बोल्डर्स एक भूगर्भिक संरचना है, ये किस युग में संबंधित है, तो ये परमो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। और कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो हमने देखा
मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झील है। यहाँ इन्होंने बढ़ दिया लवणीय झील है, इनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में इसको डांट के नाम से जाना जाता है। याद रखना, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट जो लवणीय झीलें हैं उनको स्थानीय भाषा में डांट कहा जाता है। प्लाया हमने देखा था, प्लाया क्या था? मरुस्थल में मानसून के दौरान जो निर्मित अस्थायी झीलें थी उनको प्लाया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। यहाँ ये क्या है? ये स्थानीय भाषा में कहा जाता है डांट, इनको स्थानीय भाषा का नाम है। लवणीय झीलों को कहा जाता है, विशिष्ट लवणीय झीलें हैं जिनको स्थानीय भाषा में डांट कहा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। बाप बोल्डर्स बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अभी क्वेश्चन आया था बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित थी, तो हमने बात की थी ये प्रमुख कार्बोनिफेरस काल से संबंधित थी। कहाँ स्थित थी? राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित थी। तो आप देख लीजिए राजस्थान के जोधपुर जिले में है, और इस तरह से अपना बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन जोधपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थल में सम्मिलित हैं? तो हमने देखा राजस्थान के 12 जिले मरुस्थल में सम्मिलित हैं, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल में 12 जिले सम्मिलित हैं। आज की डेट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि नवीनतम जिलों का वर्गीकरण हुआ है अभी। तो पहले पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिले मरुस्थल में सम्मिलित थे, तो 12 जिले सम्मिलित। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है? तो हमने देखा था राजस्थान का कितना 61.11% भूभाग पर मरुस्थल है। इसका मतलब ये 2/3 भूभाग पर, राजस्थान के 2/3 भूभाग पर मरुस्थल विस्तृत है। तो पहला ही ऑप्शन ए ऑप्शन 2/3 भूभाग पर मरुस्थल का क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखनी है। राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टीला की विशेषता में नहीं है? तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना होगा। राजस्थान के थार की मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले, रेत के टीले किसको कहा जाता है? बालू के जो स्तूप होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, उनको रेत का टीला कहा जाता है। तो हमें पता है बरखान एक सैंड ड्यून था, टीफ था और पैराबोलिक था। थली क्या है? थली एक बालू के स्तूप का प्रकार नहीं है। बरखान के बारे में हम देख चुके हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, भालेरी चोरू शेखावाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और मरुस्थल को बढ़ाने में ये बहुत सहायक है बरखान। टीफ की बात करें, टीफ एक प्रकार का बालू का स्तूप है, सैंड ड्यून्स का एक प्रकार है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे बरखान की जो भुजा थी इस तरह से अर्धचंद्राकार थी, तो सीफ में क्या होता है, जब वायु की दिशा, पवन की जो दिशा है अचानक से जब परिवर्तित होती है, तो इस बरखान की एक जो भुजा है, इस बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है और इसका निर्माण कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? सीफ कहलाता है। और यहां से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बरखान है इसकी प्रकृति होती है आपकी अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। ठीक है, बरखान अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। वहीं सीफ है, ये कैसी प्रकृति है इसकी? आपके अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरखान की अनुप्रस्थ प्रकृति है और सीफ अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। पैराबोलिक की बात करें तो पैराबोलिक ये बरखान के विपरीत और महिलाओं की जो बालें होती हैं, क्लिप होती है, उसके समान इसकी आकृति होती है पैराबोलिक की। और पैराबोलिक की एक खास विशेषता ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैराबोलिक, ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पैराबोलिक जो बालू के स्तूप है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में, और राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाने वाला एक बालू का स्तूप है और राजस्थान में सर्वाधिक यही पाया जाता है। कौन सा? पैराबोलिक। ठीक है, तो थली क्या था? थली मरुस्थल का जो ऊंचा उठा हुआ भाग था, ठीक है, उसको थली के नाम से जाना जाता था। वहीं मरुस्थल का निचला भाग है उसको पलाया या खड़ीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें मानसून के दौरान अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमें देखना होगा, बालू के टीलों की विशेषता नहीं है तो थली नहीं है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान के बारे में हमने देखा, सर्वाधिक शेखावाटी, भालेरी, चूरू में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है अपने बी ऑप्शन, भालेरी चूरू का राइट आंसर।
चलिएगा अगला क्वेश्चन। बरखान क्या है? देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बरखान के बारे में, तो हमें पता है। तो बरखान क्या है? रेत के टीले हैं, सैंड ड्यून्स हैं। रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, बालू के स्तूप का एक प्रकार है बरखान। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप की बात की गई है, इसके बारे में हमें जानना होगा। इसको क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य भी कहा जाएगा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाननी होगी, किसको कहा जाता है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। जब मिट्टी का निक्षेपण, मिट्टी का जमाव पवन की जो दिशा है, हवा की दिशा है, पवन की दिशा के समानांतर होता है। जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर दिशा में होता है तो उसको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मिलते हैं? तो हमें याद रखना होगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ? जैसलमेर। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत याद रखना। आपके अनुदैर्ध्य देखिए पवनानुवर्ती बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बरखान की बात की थी, बरखान शेखावाटी भालेरी चूरू में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप है आपका कौन सा? पैराबोलिक बालू का स्तूप, वो राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाते हैं। और जो अनुप्रस्थ बालू के स्तूप हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो आपके श्री गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी चारों पूछे जा चुके हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में अगेन पूछा जा सकता है। चारों को नाम देके उनके सामने उनके पाए जाने वाले क्षेत्रों के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें हमें मैच करना होगा। अनुदैर्ध्य रेखीय जो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। बरखान शेखावाटी चूरू में पाया जाता है सर्वाधिक। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में पाया जाता है। और पैराबोलिक राजस्थान के सभी जिलों में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप। ठीक है, चलिएगा अगला। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत हैं? क्या पूछा गया है? राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान की बात की गई है। राजस्थान का रेतीले शुष्क मैदान की बात की गई है। कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत हैं? मतलब सतह पर चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा था रेगिस्तान की बात की गई है। रेतीले शुष्क मैदान में हमने दो भाग देखे थे, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त बात। जहाँ मिट्टी का जमाव, मिट्टी का निक्षेपण नहीं होता है, वहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, कठोर चट्टानें पाई जाती हैं उस सतह पर, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको हमादा के नाम से जाना जाता था। और वहीं उन्होंने ये पूछा है कि उस क्षेत्र में, वह क्षेत्र कौन सा है रेतीले शुष्क मरुस्थल में, मैदान में, जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत हैं, तो वो है आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और वो कितना प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत था? 41.5% भूभाग पर स्थित था। और ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाएगा। जैसलमेर में भी ये स्पेसिफिक है। जैसलमेर में आपके रामगढ़, लौद्रवा और पोखरण क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इनका विस्तार कहाँ है? रामगढ़, लौद्रवा, पोखरण। इसके अलावा आपके बाड़मेर में भी ये बीकानेर में विस्तृत हैं। मेनली हमें ये तीन नाम याद रखने हैं, रामगढ़, लौद्रवा और पोखरण, जहां बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है, जिसका विस्तार है 41.5%। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में वह कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत है? मतलब सतह पर चट्टान विद्यमान है, उस क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो हमने अभी देखा था कौन सा? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, जिसको अनुदैर्ध्य और रेखीय बालू के स्तूप के नाम से जाना जाता था। जब पवन या
मिट्टी का निक्षेपण या जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है तो उसे अनुदैर्ध्य बालू के स्तूप के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अनुप्रस्थ की बात कर चुके हैं। अनुप्रस्थ में क्या होगा, जो मिट्टी का निक्षेपण है, जमाव है, वो पवन की दिशा के समकोण पर होगा, 90 डिग्री एंगल पर होगा, उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। जबकि आपका अनुदैर्ध्य जो बालू के स्तूप हैं वो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। बरखान के बारे में हम बात कर चुके हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं बरखान बालू का स्तूप और सर्वाधिक भालेरी चोरू में पाया जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं नेवका। नेवका ये भी एक बालू के स्तूप का प्रकार है। इसकी क्या डेफिनेशन है, तो ये किससे बनते हैं, तो नेवका जो बालू का स्तूप है, झाड़ियां पाई जाती हैं, उन झाड़ियों के चारों ओर, छोटी झाड़ियों के चारों ओर जो बालू के स्तूप निर्मित होते हैं उनको नेवका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ बालू का स्तूप जो प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होता है वो अनुदैर्ध्य होता है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू के स्तूप की बात की गई है और हमने देखा था अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और शेखावाटी रीजन में। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है। अजमेर जिले के पुष्कर के चारों ओर, नहीं, अजमेर जिले के जो पुष्कर था, पुष्कर, बूढ़ा, पुष्कर, बिचून और नागपहाड़, वहां पे आपका पाया जाता था अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते थे। यहाँ तो अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते। ठीक है, जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में अभी हमने देखा था, जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़, लौद्रवा और पोखरण क्षेत्र, ये तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था। लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। बीकानेर जिले के पोंगल के चारों ओर। तो जो अनुप्रस्थ बालू के स्तूप हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में या बीकानेर जिले के पोंगल के चारों ओर। तो हमने बात की थी अनुप्रस्थ बालू के स्तूप की, तो ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और शेखावाटी। और शेखावाटी प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ लूनी बेसिन का भागा जाता है और लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन, अनुप्रस्थ बालू के स्तूप की बात करना, इस नदी बेसिन के आधार पर पूछा जाए तो याद रखना आप लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन। लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन के भाग में आपके अनुप्रस्थ बालू के स्तूप पाए जाते हैं और यहाँ से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप काफी डीप पूछा गया थोड़ा सा। तो लूनी बेसिन के पश्चिम भाग में, और यहाँ से याद रखना लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन में पाए जाते हैं। घग्गर बेसिन का मतलब तो सीधा हो गया क्या आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर में ये पाया जाता है, लेकिन लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में भी ये पाए जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जो बालू के स्तूप हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो हमने देखा था जो बरखान की प्रकृति थी, बरखान और जो आपका पैराबोलिक है, ठीक है, बरखान और पैराबोलिक है, वो क्या है आपका अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकृति के कौन से हैं, बरखान और पैराबोलिक। वहीं आप याद रखना आपकी जो अनुदैर्ध्य प्रकृति है उसमें आता है, आपके इंक्लूड किया जाता है सीफ को। ठीक है, सीफ किस में आता है, सीफ आता है आपके अनुदैर्ध्य प्रकृति में। तो यहाँ से इन्होंने पूछा किस प्रकार के बालू के स्तूप अनुप्रस्थ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, तो बरखान और सीफ, ये तो गलत हो जाएगा। परवलय और वनस्पति युक्त रेखीय, रेखीय तो मतलब अनुदैर्ध्य हो गया, तो ये भी गलत हो गया। बरखान एवं पवन विमुख हो गया, ये भी गलत है। और आपके देखिए बरखान और परवली, बरखान और परवली, और ये कैसी प्रकृति है इसकी, अनुप्रस्थ प्रकृति है। तो डी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। बरखान और सीफ के बारे में भी पूछा जा चुका है पहले से, डायरेक्ट भी पूछा गया है कि सीफ की प्रकृति कैसी है,
तो अनुदैर्ध्य प्रकृति है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अनुदैर्ध्य प्रकृति का है। बरखान की प्रकृति कैसी है, निम्नलिखित में से अनुप्रस्थ प्रकृति का कौन सा मरुस्थल है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे कई बार पूछे गए हैं और क्वेश्चन आपके सामने भी है, याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास यहाँ, धन्यवाद।